गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी सभी को। फटाफट यू नो द ड्रिल, आप जानते हैं क्या करना है। इमोजी भेज दीजिए थम्स अप वाला जल्दी से। जल्दी 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 प्लीज थोड़े कमेंट की स्पीड्स बढ़ा दीजिए फटाफट। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। वेरी गुड वेरी गुड। ओपी ओपी ओपी, हेलो गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से स्पीड बढ़ा दो ताकि पता चले कि यहां सभी लोग पहुंच गए हैं। मृदुल, अंजलि, श्रेयांश, हर्ष, अंकित, शुभम, पल्लवी, और मैं नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आई बिलीव सारे नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा बिकॉज स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, बट हाँ ओपी ओपी ओपी, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़ा बड़ा बड़ा, इसी को देख के तो एनर्जी मेंटेन होती है कि तुम लोग ये जो लिखते हो ना इसी से ही कि हाँ सर हम लोग आ गए हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। चलिए स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 8 में किसकी। सर एक तो लास्ट क्लास में थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप और करवा दीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेट थ्योरी। तो आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था थोड़े से उसके सवाल और करवा रहा हूं। और फिर सर अगर टाइम ऑब्वियसली बचेगा ही आज क्योंकि सवाल ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सर नेक्स्ट ऑफिशियल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी दैट इज चैप्टर 1 सेट थ्योरी। ठीक है, वो मन ही मन में गाना आप गुनगुना सकते हो, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आप कब सेट थ्योरी स्टार्ट करोगे, ये वाला पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हो। ठीक है, ऑल्दो जो मैंने अब तक पढ़ाया वो आगे काम आएगा। ठीक है, तो वो भी जरूरी था। ठीक है, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आज की क्लास के जब हम अंतिम छोर पे पहुंच जाएंगे तो आप मुझे याद दिलवाइएगा 2-3 छोटी छोटी बातें हमें डिस्कस करनी है, जनरल टॉक्स जिसको बोलते हैं। फर्स्ट इज सर बुक्स की बड़ी मारामारी थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बुक्स बता दो, आप बता नहीं रहे हो, इस वजह से हमें थोड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था। बोले हम पूछे जा रहे हैं आप बताते ही नहीं हो। तो आज हम बुक्स का डिस्कशन भी करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। बीच में मत लिखना कि सर अब बुक्स बता दो। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज, कुछ लोगों ने बोला है कि सर लैगिंग होनी स्टार्ट हो गई है, मतलब हमारा जो काम है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अब उसको हम कैसे कवर करें, हमसे लेक्चर मिस हो गए तो उसकी 2-4 बोलते ना ज्ञान की बातें, जिसको बोलते हैं कि टीचर ने ज्ञान थोड़ा सा आज हमें हमारे पे ज्ञान की बौछार की, तो वो भी बता दिया जाएगा। और भी तुम्हारे कुछ जनरल डाउट्स होंगे तो हम लास्ट के 10-15 मिनट्स रखेंगे इन सब बातों के लिए। आई होप बात समझ में आ रही है। जल्दी से कमेंट्स की ओर मेरी नजरें हैं, स्टार्ट करते हैं, अभी घबराओ नहीं। हाँ जी, ओपी, थम्स अप, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करें। लो सर, स्टार्ट ही आपने कर दिया विद द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए फटाफट स्टार्ट कीजिए। अगेन जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फटाफट आप ऐसे ही आप बोलते ना थोड़ा हमें सर पुरानी चीजों से, बोर्ड तो हमारे हुए नहीं तो हमसे किसी ने सवाल तो पूछे नहीं, तो आप पूछ रहे हो तो भी ठीक है। फटाफट इसका जवाब बताइए, सॉल्व करके पेन कॉपी, रफ कॉपी में सॉल्व करके जल्दी से बताइए प्लीज। हिंट इज आपको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सचिन सर ओपी, सचिन सर ओपी, धन्यवाद। चलिए फटाफट सामने, अब आप चैट को रोक दीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, गुरुजी प्रणाम, राहुल, आस्तिक, स्वास्तिक भी है नीचे,
वेरी गुड। आर्यन, राघव, अमन, हेमंत, प्रिया, विवेक, भानु, बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसे ही नाम पढ़ रहा हूं, आप लोग नाम पे मत ध्यान दीजिए। इसका जवाब बताइए फटाफट, साइन कॉस में कन्वर्ट करके आपको इसका जवाब बताना है और फटाफट आगे की ओर बढ़ जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सर क्या बोल रहा है वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। आई होप दिस क्वेश्चन इज विजिबल। पहला लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, इस सवाल को देख के मुझे याद आया कि वो जो लास्ट वाली डीपीपी थी जो आपको अभी मिली, डीपीपी नंबर 7, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे आपने टेलीग्राम ग्रुप चेक किया होगा तो पता चल गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के डिनोमिनेटर में एक मिसप्रिंट है। ठीक है, वहां पर cos 45 की जगह cot 45 होगा। ठीक है, वो एरर मुझसे ही हुआ है, तो आप मेरी गलती समझ के माफ कर दीजिएगा और उस क्वेश्चन को cot 45 लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, ऑप्शन भी मैच हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर क्या बोला आपने, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। टेन थीटा कितना होता है, जरा सामने, हेलो, हाँ जी सर, नजरें सामने ही है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सर टेन थीटा ये होता है। सेक थीटा क्या होता है भैया, सर 1 अपॉन कॉस थीटा। जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो भी नजरें स्क्रीन पर रखो, वो इस चीज का ध्यान रखो कि सर कहीं आप तो गलत नहीं पेल दो, और जिनसे नहीं हुआ उनको तो ध्यान देना ही देना है ऑब्वियसली। सर व्हाट इज कॉट थीटा, सर कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर आप तो आते ही चिल्लाने लग गए, एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। चलिए यहां तक ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। अगला कॉमन सेंस वाला स्टेप है सर, एलसीएम लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। सामने देखिएगा सर, यहां जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं सर, कॉस थीटा। ये पहले वाले में एलसीएम लिया, अब दूसरे वाले में, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर ही होंगी आई बिलीव। जी सर, नजरें स्क्रीन पर ही है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी अपॉन सिर्फ साइन थीटा। कोई दिक्कत इससे, इस पे आया, सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, दैट इज आंसर इज 2। मैं एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउ क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर। प्लस में ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर। और क्या माइनस में ये दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल सर। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये सवाल का स्टेप आपको खुद बता देगा। सर यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली सिचुएशन बनी, और जिनको ये वाली सिचुएशन नहीं चमकी मतलब कि आपको ये चीज नहीं दिमाग में, बोलते ना बत्ती जली, तो कोई बात नहीं, आप आराम से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली टर्म्स को, एक ही बात है, उससे भी जवाब आएगा। तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई परेशानी सर, कोई परेशानी नहीं है। आपने डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया, ऊपर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। बहुत बढ़िया सर, ये गाना बढ़िया है, यही सुनाओ आप हमें। साइन थीटा, अब सर ये स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या आएगा जरा बोलना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab वाली टर्म मत भूल जाइएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने पिछले साल ही इसको सेट कर दिया था, आज आप करवा रहे हो। ये क्या कर दिया सर, 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उड़ा दिया। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 से 1 गया तो ये बचा, और सर एक्साइटेड मत होइए, ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। जरा बोलना फाइनली आंसर क्या बचेगा सर, फाइनल आंसर इज 2। आई होप एंड बिलीव कोई परेशानी होगी नहीं, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं, फटाफट। ठीक है सर, आप तो तेज पढ़ाने लग गए। तेज नहीं है भैया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तेज उसको बोलते हैं कि मैं कुछ बताऊं नहीं और सब फटाफट लिखता चला जाऊं, सारा समझाया जा रहा है। लो भैया, सर ये कौन से हैं, एक बार वापस देखा, अरे सर इनसे तो हमें बहुत डर लगता है। कैसे, ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे ना 10वीं क्लास में, हमें कभी नहीं समझ में आए, पता नहीं गुरुजी क्या कर देते थे, और हमें सर ये नहीं पता चलता था कि किसको किस में बदलना है। तो लो अब देखो, तो प्रूव दैट वालों के लिए एक छोटा सा ज्ञान, नोट करने वाली बात, ठीक है।
आपको हमेशा ये वाली चीज प्रूव करने के लिए बोलेगा, शो करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है सर, ऐसा सवाल में वो आपको बोलेगा। नाउ हम जनरली 3 तरीके फॉलो करते हैं। 3 तरीके कौन से जरा देखना सर। पहले तरीके में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। ध्यान सुनना, जिसको आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया जाता है राइट हैंड साइड में। ठीक है, मतलब आप सवाल की लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चले और उसको सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। सर दूसरा तरीका जो है वो होगा कई बार राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, अब वो वाला सवाल दिमाग में अभी मत लाइए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से में क्या करना है। वो सवाल सॉल्व करने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। कोई उसकी ज्योतिष विद्या नहीं है कि आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगी अब क्या करना है। प्रैक्टिस से वो बात आएगी। ठीक है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अब जरा देखना एक तीसरी चीज, ऐसा लिखा हुआ है और हमें यह प्रूव करना है। हम ये तीसरे तरीके में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब इसमें कुछ एलसीएम वेल्सियम लिया, कुछ काटा पीटी करी और इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया। मतलब थोड़ी हमने लेफ्ट हैंड साइड को बदला और थोड़ा हमने राइट हैंड साइड को बदला। SIMP लिख रहा हूं, मतलब ये सिंप्लीफाई लिख रहा हूं। और सर एक स्टेप पे जाकर इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। तीनों इक्वली वैलिड है, कहीं पर भी लगाओ सब चलेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, मतलब सर वो तो शो करने के लिए बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो, या फिर राइट हैंड साइड को उठाओ उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो, या फिर सर इसको थोड़ा सा बदलो इसको थोड़ा सा बदलो और वो जो बदलने के बाद में कुछ बना उनको बराबर प्रूव कर दो। तो तीनों ही है, कौन से में क्या लगेगा वो हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है जी, और लास्ट में फिर आप लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, हम 5, हैरी पॉटर, और भी अपनी तरफ से बना लीजिएगा कुछ अच्छा सा। ठीक है, बिकॉज नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आने देनी है। चलिए अब शुरू हो जाइए ना। सर इसमें एक चीज बताओ, कैसे सोचे कि कौन सा क्या करना है। एक बार बताओ, रायता फैला हुआ कहां दिखाई दे रहा है। सर ये रहा, ये इतनी बड़ी टर्म्स है तो हमेशा दी गई टर्म्स को छोटा किया जाता है। ध्यान रखना, हमेशा दी गई टर्म्स को कम किया जाता है, क्योंकि कम टर्म्स को बढ़ाने में ज्यादा दिमाग लगता है, बड़ी टर्म्स को कम करने में कम दिमाग लगता है। तो आप क्या करें, राइट हैंड साइड को कम करके, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को कम करके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक जो हमें ज्ञान बचपन में ही दे दिया था मैडम ने, और उन्होंने ये बोला था, वो कौन सी बात थी, कन्वर्ट गिवन इन साइन एंड कॉस। जो भी आपको सवाल दे रखा हो, एक सोचने का तरीका यह है कि दिए गए सवाल को साइन कॉस में बदल लीजिए। ठीक है, दिए गए सवाल को साइन कॉस में बदल लीजिए। चलिए जी, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आपकी नजरें स्क्रीन पर ही होंगी, क्योंकि अगर नजरें इधर उधर है तो फिर गड़बड़ है। किसको सिंप्लीफाई कर रहे हो सर, लेफ्ट हैंड साइड को। क्या करना है, एलसीएम लो और कुछ नहीं। चलिए, ये कॉस यहां जाएगा तो ये बन जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस साइन ए यहां जाएगा और यहां पर भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। सर बाकी सब तो ठीक है, आप चिल्लाते बहुत हो। चिल्लाऊंगा नहीं तो दोपहर का टाइम है और सर हमने खाना वाना एकदम भरपेट खा रखा है, कहीं नींद नहीं आ जाए। ठीक है, इस वजह से चिल्ला रहा हूं। चलिए अब चलिए अगले स्टेप पे, ओपन कर दीजिए फटाफट इसको। सर ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो दिस इज 1, इसका स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए और +2 साइन ए। ठीक है, नाउ सर नीचे लिखा हुआ है कॉस ए और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। एक ही बात है जी, बिल्कुल बात है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, ज्यादा टर्म्स को कम करना है। क्या आपको यहां पर ये टर्म्स इकट्ठी होती दिखाई दे रही हैं क्या? हां सर, साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा जरा बोलना। सर ये रहा 1 और ये रहा 1, मतलब ये दोनों मिलाकर 1 और एक ये वाला 1, तो बताओ ये क्या बन जाएगा। सर 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये वाली टर्म बच गई जिसको आप क्या बोलोगे सर 2 साइन ए। और नीचे क्या लिखा हुआ है भैया, नीचे लिखा हुआ है सर कॉस ए
इंटू 1 प्लस साइन ए। बस सर अब रुक जाओ, इसके आगे हम संभाल लेंगे। ठीक है, यहां तक आपने ठीक बता दिया, इसके आगे हम कर सकते हैं। जल्दी 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 बोलिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। अगले स्टेप पे क्या करोगे सर? इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, पीछे बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा कॉस ए। ठीक है, कुछ लोग क्या है फाइनली नोट्स को देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। नोट्स के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया मैंने क्या बोला? ऊपर से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 2, और सर ऊपर भी एक 1 प्लस साइन ए, नीचे भी एक 1 प्लस साइन ए उड़ाओ, और ये जो लिखा हुआ है यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, हां या ना? सर फाइनली यू कैन से दिस इज हमारी पाठशाला। ठीक है, कैसे सर? ऑब्वियसली प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? जी सर बिल्कुल प्रूव हो गया। और साथ में हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये तीनों मेथड चल रहे हैं। पहला लग गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया लो अगले सवाल की ओर चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। कुछ लोग बोल रहे हैं सर दिस इज हलवा। अच्छा ठीक है, गर्मी में हलवा वलवा ज्यादा खाओगे ना, अभी गर्मी पड़ रही है तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। चलिए ना फटाफट इसका जवाब दीजिए, मतलब इसको प्रूव कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो, या फिर दोनों को सिंप्लीफाई करके बराबर कर दो। आई होप दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलो ना सर इसमें भी बहुत आसान है। इसमें आप कौन सा मेथड लगा रहे हो? चाहो तो आप पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हो। सर वापस दिए गए ज्ञान के हिसाब से आप बोल सकते हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट किया और आपने बोला सर साइन कॉस को ले आना चाहिए। 1 प्लस सेक ए क्या होता है सर? 1 अपॉन कॉस ए। और सर ये वाला सेक ए, ये भी सर 1 अपॉन कॉस ए ही होगा, ये क्या अलग थोड़ी होगा। नाउ इफ आई टेक एलसीएम, ऊपर बन जाएगा बेटा कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक कॉस ए यहां आएगा। ये किस वजह से? ये इसकी वजह से। और सर डिनोमिनेटर में एक कॉस ए ऑलरेडी है, ये और ये गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखी हुई है कॉस ए प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो वो यहां तक पहुंची। इसके आगे सर हमें सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमें पता नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो कि सर ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। नाउ अब क्या करो, वो जो तीसरा तरीका बताया था ना, अब थोड़ा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। अब मैंने राइट हैंड साइड को उठा लिया। सर यहां पर सारा आंसर हमें कॉस के टर्म्स में देना है, यहां पर साइन स्क्वायर ए है, क्यों ना कॉस को लाया जाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस ए। सर ये 1 लिखो या 1 स्क्वायर लिखो एक ही बात है। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन दिखाई दे रही है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। ऊपर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। क्या किया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे बेटा जी क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस ए। ये और ये गया सर, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए के बराबर। ना अब आप ध्यान से देखोगे अगर स्क्रीन पर, तो दीज टू आर एग्जैक्टली सेम। फाइनली यू कैन से हैरी पुत्र। ठीक है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, मजे आ गए। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, और वो जो आए उनको बराबर प्रूव कर दिया। दिस इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर ये सच में ही हलवा चल रहा है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ प्रूव्ड, वेरी गुड। हैरी पॉटर, हैरी पुत्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, लो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से अगला सवाल लो। इसमें ध्यान रखना ये बीच में बराबर का निशान है। अगला सवाल लीजिए और फटाफट इसमें बराबर का निशान देखिए। जल्दी 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 जल्दी। ये इसके बराबर प्रूव करना है और ये इसके बराबर प्रूव करना है। मतलब आपको ये शो करना है ये तीनों बराबर होने चाहिए।
आपको ये शो करना है कि ये तीनों बराबर होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी। आई होप सभी लोग लगे हुए हैं कमेंट करने में, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी मेंटेन्ड है। सर एक्स्ट्रा क्लास में भी हम उसी एनर्जी से पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत आदत डाल लीजिए एक्स्ट्रा क्लासेस की, बिकॉज आने वाले समय में हो सकता है हम और एक्स्ट्रा क्लासेस लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट फटाफट फटाफट। ना सर स्टार्ट करें फिर इसको। जी बिल्कुल ना, तीन चीजें प्रूव करनी है तो ये तो वैसे ही बहुत आसान है। जरा देखना सामने वापस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस वाली बातें। इस पार्ट को उठा रहा हूं, सबसे लेफ्ट वाले पार्ट को। सर ये जो टेन स्क्वायर ए होता है इसको आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हो। 1 प्लस, और ये जो कॉट स्क्वायर ए होता है दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है। बहुत बढ़िया। नाउ सर अब क्या करें? नाउ टेक एलसीएम। ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो जरा बोलना सर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जल्दी बोलना सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। हाँ सर आसान है, आप भी ना हल्के वाले सवाल करवा रहे हो हमें। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये भी 1, दोनों अगर 1 1 है तो एक बात बताओ, ऊपर लिखा हुआ है सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नाउ अब सर क्या होगा, दिस इज एज सेम एज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि इसके बराबर होता है। मतलब सर आपने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर प्रूव कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखिएगा प्लीज, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख भी नहीं रहा हूं। ठीक है बहुत बढ़िया। नाउ सर अब क्या करें? अब इधर आ जाओ, इसमें भी यही है। अब इसको उठा लिया, साइन कॉस और कुछ नहीं। सर हमें समझ में आ गया आप क्या कर रहे हो। tan ए की जगह है फटाफट साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में सर वापस कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर यहां पर स्क्वायर लगा हुआ था। बहुत बढ़िया। नाउ इफ आई टेक एलसीएम, जरा बोलना अंदर ही क्या बन जाएगा? सर ये ऊपर लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे लिखा हुआ है कॉस ए। ठीक है, न्यूमरेटर आपको ऐसा दिखाई देगा। डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लूं तो सर ये दिखेगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये ऐसा दिखेगा, और पूरे पर स्क्वायर है। ठीक है, आराम आराम से, कोई भी स्टेप परेशान नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ अब चलते हैं सर इसमें अगले पे। एक बात बताओ, छोटी सी बात सामने देखकर जरूर बताइएगा। सर इस फैक्टर और इस फैक्टर को उड़ा दो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, परंतु दोनों के अपोजिट हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये इसका नेगेटिव टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब सर एक माइनस साइन और आएगा, तो यहां पर मैंने लगा दिया -1। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान रखना। तो अब बच गया बेटा -1 अपॉन कॉस ए, और नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन ए, और सर इसका स्क्वायर। अंदर ही अंदर बताना जरा, साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए नीचे चला जाएगा, ऐसी कुछ कहानी होगी। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी होगी। तो सर ये लिखा हुआ है साइन ए और कॉस ए और एक नेगेटिव साइन। और सर हमें ऐसा पता है कि जब नेगेटिव साइन पे स्क्वायर आता है तो वो नेगेटिव साइन गायब हो जाता है। तो ये फाइनली tan स्क्वायर ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, फाइनली दिस इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर, जो ओरिजिनल है वो तो आप ले ही नहीं रहे हो, आलतू फालतू वाले नाम ज्यादा ले रहे हो। सर ये भी tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है। अगेन वेरी इजी टू प्रूव। ठीक है, नाउ आई बिलीव बात समझ में आती है। चलो अगर समझ में आती है तो वेट ए सेकेंड, इसके आगे कोई सवाल है ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई।
एक और सवाल लिख देता हूं, चलो फटाफट बताइएगा प्लीज, फटाफट बताइएगा सामने देखकर। इफ साइन ऑफ थीटा, एक सवाल लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा प्लीज, प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए, देन शो दैट पहला पार्ट या फिर शो दैट सीधा सीधा ही कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, नन्ना मुन्ना सा सवाल है, घबराइए नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक सवाल। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, शायद पता नहीं टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कहीं मैसेज पढ़ा कि सर क्या आप जेई एडवांस तक के लिए भी पढ़ा रहे हो या फिर ये ऐसे छोटे छोटे सवाल करके हमें बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा मुझे कहीं पता नहीं क्या था उस मैसेज में, पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा, बट जो मुझे समझ में आया मैं वो बता रहा हूं। नाउ एक बात कान खोल के सुन लीजिए प्लीज, ठीक है, आपको जो यहां पढ़ाया जा रहा है फाइनली यू कैन कंपेयर इट विद एनी ऑफ अदर XYZ कोचिंग। समझ में आ रहा है? सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी और हम बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं। जी भैया समझ में आया? जी बिल्कुल सही। आपको जो पढ़ाया जा रहा है मेंस, एडवांस, एनसीईआरटी, स्कूल, XYZ, किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, आप कभी नहीं आपको लगेगा कि मुझे कम पढ़ाया गया है। समझ में आया? तो विश्वास रखिए प्लीज। फटाफट इसका जवाब दे दो। सर ये भी बहुत आसान है, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी, बहुत बढ़िया। नाउ सर कैसे करना है एक बार बताओ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए हमें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। अरे भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे आएगा ये बताओ। और सर बाकी सब छोड़ो, ऑब्जर्वेशन वाली बात है, यहां पर हमें ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहां पे कौन दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर। जो बनाना है उस पर नजर रखा करो हमेशा। बनाना मतलब केला नहीं भैया, ठीक है, बनाना मतलब जो आपको कन्वर्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ये बनाना है सर, उसमें ए स्क्वायर दिखाई दिया। तो भैया ए स्क्वायर अगर दिखाई दिया तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, मन ही मन में इच्छा हुई सर दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है बेटा ए स्क्वायर। नाउ इसके स्क्वायर को ओपन करूं, दिस इज सर 1 सीधा ही कैसे लिख दिया? जी बिल्कुल, अब थोड़ा सा आपको पैरेलली चलना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे ख्याल से ये 1 समझ में आता है कैसे आया। नाउ सर इस 1 को लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। एक बात बताओ तुम मुझे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2। फाइनली आंसर नहीं, सॉरी उसने बोला था प्रूव करो, तो सर लो फाइनली वापस से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर हलवा है ये सारे सवाल? जी बिल्कुल, ठीक है, ये सारे हलवा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हलवे का उल्टा क्या होगा फिर? सर वो जो डिफिकल्ट वाले हैं वो आएंगे, उनके लिए वेट कीजिए, घबराइए नहीं। समझ में आया? ऐसे ही आसान आसान सवाल नहीं चलेंगे। सवाल चाहे कितना भी मुश्किल हो, एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा आसान ही मिलने वाला है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टिल दिस पॉइंट। यहां तक वाले पॉइंट तक के लिए आप बोल सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स चल रही थी। और सर अगर आप हमें एक बार वापस से लिस्ट कर दो कि हमने क्या क्या पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स में। सर पहली चीज हमने पढ़ी इनइक्वालिटी। सामने देखिएगा प्लीज, आप समझ सकते हैं, मैं रिवाइज नहीं लिस्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। सर आपने पढ़ाई इनइक्वालिटी, जिसमें आपने हमें वेवी कर्व मेथड बताया, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका कि एप्लीकेशन मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन सर वैसे आपने हमें बता दिया था, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के काम आता है, बट एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बताता हूं। आगे चल के हम डोमेन निकालने वाले सवाल करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन।
कब करोगे सर ये सवाल, अभी बता दो। अरे भैया रुक तो जाओ, फंक्शंस वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जब मैं निकालनी आपको सिखाऊंगा, उस का तरीका या मेथड तो समझाया जाएगा, बट आपको उसको जवाब तक पहुंचने के लिए वेवी कर्व मेथड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में सर इसी में ही आपने जो हमें एक और मेजर चीज बताई वो कौन सी थी, फिर आप बोल सकते हो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी समझ में आया, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी फिर आपको पढ़ाया गया, ठीक है सर। उसके बाद में सर हम आए सेकंड पे, ये इनइक्वालिटी के दोनों पार्ट हो गए। फिर हमने और क्या पढ़ा जल्दी से बताओ सर, हमने पढ़ा फिर लॉग फंक्शन, उसकी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, सारी प्रॉपर्टी नहीं बताई हैं, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बताई हैं। अभी फंक्शन, कुछ और प्रॉपर्टीज, ग्राफ, डोमेन, वो सब अभी नहीं बताया है, वो बताएंगे जब हम फंक्शन चैप्टर में लॉग पढ़ेंगे। तो इसका भी हमने बेसिक पार्ट कवर किया। और सर तीसरा फिर हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बोल दो या फिर कक्षा 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन बोल दो, वेरी सिंपल, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि ये सब चीजें अब आगे एक्सटेंड होगी इन्हीं के आगे, ठीक है जी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी और किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ी हैं ना। कुछ लोगों का डाउट आ रहा था, एक चीज तो मैं फटाफट यही एड्रेस कर देता हूं जल्दी से 5 मिनट लेते हुए, कि सर बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, कोई भी रीजन हो सकता है। कुछ लोगों के नेचुरल रीजंस हैं, क्योंकि मेरे पास वो मैसेज मिले मुझे कि सर इधर बिहार या फिर उड़ीसा की साइड में इस तरफ कहीं पर साइक्लोन आया है, और वो सच भी है, उसकी वजह से सर इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दैट इज नेचुरल रीजन। किसी की तबीयत भी खराब होगी, ये सब नेचुरल रीजन की वजह से सर हमारी क्लासेस मिस हो गई। हम लगाना चाहते थे क्लासेस, वी आर वेरी डेडिकेटेड, बट सर हम किसी वजह से वो क्लास नहीं लगा पाए, ठीक है जी। ना जो दूसरा है, एक तो बैकलॉग इसकी वजह से इकट्ठा हुआ, दूसरा सर हमने अपनी इच्छा से ही नहीं लगाई, या फिर हमने लेट ज्वाइन किया। हमें बाद में पता चला, दोस्त का फोन आया हमारे पास थोड़ा लेट कि भैया कहां लगे हुए चक्करों में, और यहां पर पीडब्ल्यू पे तो भैया बोले कहानी स्टार्ट हो चुकी है, बस स्टैंड से निकल गई है आईआईटी वाली, भाग के आओ चढ़ जाओ, ठीक है। तो बस वो सब थोड़ा सा बेचारे भागने में लेट हो गए और कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, जिन भी लोगों का बैकलॉग किसी भी वजह से इकट्ठा हुआ है, अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, दिस इज 8th लेक्चर। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, लिख नहीं रहा हूं, कुछ भी नोट कर लीजिएगा, और वीडियो आपके पास ही आने वाली है तो आप वापिस से सुन सकते हैं इस बात को। अभी जो अगला चैप्टर है सेट थ्योरी, उसमें इसका बहुत कम इस्तेमाल होने वाला है जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है। बहुत कम इस्तेमाल होने वाला है सेट थ्योरी में जो मैंने पढ़ाया। हो सकता है कहीं कहीं पे एक आधे सवाल में मैं कुछ बोलूं ऐसा जो पुराने पे डिपेंड करता हो, बट बैकलॉग को क्लियर करने का एक ही तरीका है बेटा, आपको बाकी जगह से टाइम निकालकर इन लेक्चर्स को देना पड़ेगा। जो 8 लेक्चर हुए हैं, आप 1.5 घंटे के बोल दीजिए या फिर 1 घंटे 40 मिनट के ऑन एन एवरेज बोल दीजिए, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जितनी जल्दी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिट है। आपका बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, जैसे सर कल संडे है, कल हमारी क्लास भी है, कोई बात नहीं, उसके बाद में भैया थोड़े दिन के लिए सोने का टाइम कम कर दो। स्कूल में आप चाहो तो बंक मार सकते हो, मतलब स्कूल से 1 दिन की छुट्टी ले लो, या फिर स्कूल में सर अभी हमारी छुट्टियां चल रही हैं तो वेल एंड गुड। तो आपको ये लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और ये पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और उसके लिए अब सर डाउट ये आता है कि हम पिछले देखें या फिर यहां से शुरू करें। आज मैं सेट थ्योरी अभी स्टार्ट करूंगा इस ज्ञान के बाद में, तो आप सेट थ्योरी को पूरा एंजॉय कर सकते हो, उसमें पुराना कुछ डिपेंडेंट अभी है नहीं। सेट थ्योरी चलेगी लगभग 3 लेक्चर्स के करीब या 4 लेक्चर्स तक। तो आपके पास 4 लेक्चर हैं, 4 दिन बोल सकते हो आप पुराना कवर करने के लिए, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, काम इकट्ठा हो गया है सर, उसको कॉपी या फिर उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है, आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा। वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज करके देख सकते हैं, बट आपको वो नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले लेक्चर को देखने का टाइम निकालो, नोट्स बना लो, बस सीख लो आराम से। फिर जैसे जैसे आपको टाइम मिले अगले हफ्ते में, फिर आप उनकी डीपीपी सॉल्व करो। समझ में आया? ऐसा आपको तीनों सब्जेक्ट्स में करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। सर मुझे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, फिजिक्स मैथ का बैकलॉग मैं नहीं कवर कर रहा हूं, तो भैया अभी तो 8 ही लेक्चर छूटे हैं, अभी तो सर ये कहानी कहां तक जाएगी। करीबन हम लोग 150 लेक्चर पढ़ने वाले हैं, 150 लेक्चर्स, तो देख सकते हो, ठीक है। तो बैकलॉग जिनका भी है
स्टार्ट कीजिए, टाइम एक्सटेंड कीजिए। शाम को सर हमारे पास टाइम बच जाता है जी, बिल्कुल क्लास देखो, नोट्स बनाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन में बैठ के सारे 8 के 8 लेक्चर्स देख दो, उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा। मैथ का एक देख लिया, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक एक्स्ट्रा, स्पीड थोड़ी तेज कर ली वीडियो की, ऐसे करके। आई होप मेरी बात समझ में आती है। चलिए जी, नाउ सर अब आ गया वो वाला क्षण जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए सर हमने तो कॉपी नहीं ली थी, उसमें भी लिख दिया था सेट थ्योरी पहला चैप्टर। आपने पता नहीं कहां से वो कटिंग वटिंग होगी नई कॉपी में हमारे कोई बात नहीं। दिस इज द ऑफिशियल चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर 1। ठीक लिखा है क्या? हाँ सर, पता चला सर ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश नहीं लिखनी आती। चलिए 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 ना, कुछ लोग बोल रहे हैं बुक्स बुक्स शायद आपने शुरू से नहीं देखा लेक्चर, ठीक है? बुक्स की चर्चा हम क्लास के एंड में करेंगे। नाउ दिस इज द ऑफिशियल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। थोड़ा सा ज्ञान मैं इसके बारे में दे दूं कि भैया सेट थ्योरी जो है वो बहुत ही नन्ना मुन्ना छोटा सा और थ्योरेटिकल चैप्टर है। सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आते हैं या नहीं आते, बट हाँ कम आते हैं। जेई मेंस की बात कर रहा हूं और जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, बट इसका इस्तेमाल बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। आगे चल के जहां पर भी आपको सेट दिखे, मेन तो इसका इस्तेमाल सर प्रोबेबिलिटी में होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब इस साल का अंतिम चैप्टर, और ये पहला चैप्टर है, ठीक है? लगभग अंतिम चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको ये बोल दो कि सर ये मेंस में आता है कि नहीं। सिलेबस में है, स्कूल में भी है, मेंस में भी है, एडवांस में भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम है, बट हाँ इसका यूज आपको हर जगह दिखाई देगा, ठीक है? तो इसका बस इतना सा ही ज्ञान है। और जैसा कि मुझसे फिर से पूछा जाता है कि सर इसका रियल यूज क्या है, लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं, समझ में आया? हमें किसी ने बोला कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज लाइफ में कहां यूज हो रही है। तो भैया देखो इसका मुझे अगर मैं ये बोलूंगा कि मुझे नहीं पता तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर तैयारी नहीं करके आए, ठीक है? बट इसका सिंपल सा एक मैं यूज बताऊं, जैसे मॉडुलस का बताया था, लॉग का बताया था। सर इसका कहां यूज होगा? आईआईटी वाले सवाल पूछेंगे इससे, वहां यूज होगा। बस वो सवाल सही से जवाब दे के निकल जाना, उसके बाद में कहीं यूज नहीं होगा पूरी जिंदगी में, ठीक है? आई होप मेरी बात समझ में आती है, ठीक है? नाउ स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। फटाफट एक बार एनर्जी थोड़ी सी भर दीजिए, वो वाला इमोजी भेज के, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ओपी तो ठीक है सर, सेट को समुच्चय बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल, हिंदी में इसको समुच्चय ही बोलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूं, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओपी ओपी ओपी, यस 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 यस, वाओ। बोले सर आपको भी कमेंट्स का थोड़ा सा आजकल है, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में चस्का लग गया है? कमेंट देख देख के आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। हाँ बस ऐसे ही समझो। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें फिर? जी सर स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से सुनना, आराम आराम से, थ्योरेटिकल सा ही चैप्टर है। तो जो पहली स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। व्हाट इज सेट? सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल दीजिए, या फिर गणित के केस में आप बोल सकते हो नंबर्स बेसिकली, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स बोल दीजिए या फिर आप क्या बोल दीजिए, नंबर्स, ठीक है? नाउ इसमें सर एक मजेदार बात आई, कलेक्शन पे आता हूं अभी। कलेक्शन मतलब सर इकट्ठा करना। वेल डिफाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेल डिफाइंड के मायने सुनो, वेल डिफाइंड के बारे में बता रहा हूं, जो ज्ञान की बात है वो सुनिएगा ध्यान से। वेल डिफाइंड उसको बोलते हैं बेटा, एक मैथमेटिक्स में बोली गई बात को आप वेल डिफाइंड तब बोलोगे जिसको सुनकर आपको यह बात साफ साफ समझ में आए कि मुझे इसको अपने ग्रुप में लेना है, कलेक्शन में शामिल करना है, और इसको मुझे शामिल नहीं करना है। समझ गए? आपको क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, तो पूरी बात तसल्ली से समझ में आ जाएगी। होगा ये कि एक स्टेटमेंट बोली जाएगी, उस स्टेटमेंट को सुन के अगर आपको साफ साफ दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि दिस पर्सन या दिस नंबर इज इंक्लूडेड इन कलेक्शन एंड दिस इज नॉट, तो वो वाली स्टेटमेंट कहलाती है वेल डिफाइंड। अदरवाइज जितनी भी और स्टेटमेंट्स होंगी वो कहलाएंगी नॉट वेल डिफाइंड। वैसे
गणित में या फिर आगे चल के जो भी हम सेट का यूज करेंगे उसमें आपको वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स ही बोली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं वेल डिफाइंड की बात कर लेता हूं, सामने देखिएगा प्लीज। सर ये आपने एक एग्जांपल लिखा, फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। अभी सिर्फ आपको ये सुनकर या फिर ये लिखा हुआ देखकर आपको ये बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड और नॉट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड और नॉट। हां सर, दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। काहे? क्या आप जो हमसे कलेक्शन मतलब कलेक्शन बोल दो या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बोल दो। सेट बेसिकली एक ग्रुप है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड क्या होता है सर? इसको हमने पढ़ा स्टेटमेंट को। आप ऑड नंबर्स का हमसे एक ग्रुप बनवाना चाह रहे हो, तो अब मैं आपको 2-4 नंबर दिखाता हूं और मुझे बताइएगा। जैसे ये वाला, ठीक है, कौन से वाला? एक मैंने लिख दिया 1, एक लिख दिया 2, एक 3, एक 13, एक 19, एक 20। ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। जो कलेक्शन आप बना रहे हो उनमें से किस किस को लेना और किसको नहीं लेना वो बताओ। ठीक है, जीरो भी लिख दिया, क्योंकि जीरो के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि सर ये इवन होता है कि ऑड होता है। अब बताओ, जो कलेक्शन आप बना रहे हो 1 को लिया जाएगा? हाँ सर। 2 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये इवन है। 3 भी चलेगा, 13, 19 वो भी चलेगा। 2 और 20, सॉरी 0 और 20 नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों क्या है? इवन है। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी मेरे दिमाग में अच्छे से ये क्लियर हो गया कि मैं किसको लेना चाहता हूं उस ग्रुप में। तो दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होती है वही हम मैथ्स में यूज करने वाले हैं। तो सर फिर वो नॉट वेल डिफाइंड वाली कौन सी होगी? नॉट वेल डिफाइंड वाली, ये देखो एक और एग्जांपल, फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ स्मार्ट तो ज्यादा हो जाएगा, चलो, हैंडसम पर्सन्स। ठीक है, फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ हैंडसम पर्सन, ऐसी, ठीक है, क्लासरूम लैंग्वेज है तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड और नॉट। आपके सामने 8-10 लोगों को लाके खड़ा कर दिया गया, आपको बोला गया कि उनमें से जो सुंदर दिखने वाले लोग हैं उनका एक सेट बनाइए। ठीक है, नाउ सर ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है ना, हैंडसम, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। काहे? क्योंकि अपने हिसाब से तो सभी हैंडसम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने हम सबको सर इक्वली बनाया है, वी ऑल आर हैंडसम। बट कोई और आएगा तो उसको 5 लोग हैंडसम लगेंगे, कोई दूसरा आएगा तो उसको 6 लगेंगे, हो सकता है किसी को कुछ नहीं लगे, कोई बोल देगी मैं ही सबसे ज्यादा हैंडसम हूं। समझ में आया? तो सर दिस इज नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। इस बात को पढ़कर मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि किस किस को रखूं और किस किस को हटा दूं। समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ ये 5 लोग जो है ये मुझे हैंडसम लग रहे हैं, किसी दूसरे को बुलाया वो बोलेगा सर ये 2 ही ठीक लग रहे हैं, किसी तीसरे को बुलाया बोले सर सारे ही ठीक है मेरे से तो समझ में आया? तो सर दिस इज, क्या बोलोगे? दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या बोलोगे बेटा? नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, चलिए इतना मेरे ख्याल से बहुत है, बिकॉज फाइनल जो बेस स्टेटमेंट है वो क्या है सर? जो मैथमेटिक्स में आप यूज करोगे वो हमेशा वेल डिफाइंड ही होगी। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं सर राजवंत सर एंड सचिन सर एंड अमित सर, बहुत बढ़िया भैया, और भी लोग हैं धरती पर जो हैंडसम है। ठीक है, उस पर ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इधर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, सिर्फ ये बताइए वेल डिफाइंड है या नहीं है, मतलब इनमें से वेल डिफाइंड कौन कौन सी है? जल्दी से पढ़ो स्टेटमेंट को, आई बिलीव अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और फिर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब फटाफट इसको पढ़ के बताइए प्लीज। हाँ मस्ती बहुत होगी, इसको देख के बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़नी स्टार्ट की, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। सर मुझे साफ साफ समझ में आता है इसको पढ़कर कि किस किस को हमें, जो भी एक कलेक्शन बनाऊंगा उसमें किस किस को रखना है, इवन नंबर्स को रखना है। सर दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली
वेल डिफाइंड, इसमें मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। आप हमारे सामने 10-20 नंबर रख दो, हम इस बात को पढ़ के बता देंगे कि किसको लेना है ग्रुप में और किसको रिजेक्ट करना है। आई बिलीव दिस मेक सेंस। चलिए दूसरे पे आ जाओ। कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स। सर दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। अगर आप बोलो तो आज के सिनेरियो में कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स इज पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। सर आप तो खुद की तारीफ और किए जा रहे हो। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म में ही बेस्ट टीचर्स हैं क्या? नहीं जी, मैं जस्ट ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। बेस्ट टीचर्स का सर टैग फिर आप किसको दोगे? तो सर जितने भी टीचर्स हैं, जो भी चौक लेके बोर्ड पे खड़ा होता है, वो हर एक इंसान अपने स्टूडेंट्स का भला चाहता है। समझ में आया? कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो चौक लेके या मार्कर लेके पढ़ाने आए और वो ये बोले कि आज ऐसा पढ़ा के जाऊंगा कि ये सारे के सारे लोग बोले तबाह हो जाए इनका कैरियर, या फिर इनका बोले ना कि सिलेक्शन हुई ना। तो ऑल द टीचर्स आर बेस्ट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में सर हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि कुछ बच्चों को बोला जाए कि भैया ये 5 टीचर्स हैं, बताओ बेस्ट कौन सा है, तो वो किसी और को उठाएगा। किसी और को वही 5 टीचर्स दिखाई दिए तो वो किसी और को उठाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है सर, हम इस पे वेल डिफाइंड वाला टैग नहीं लगा सकते। कुछ लोग यहां पे किसी और लोगों का नाम लिख रहे हैं, वो जो अन करके स्टार्ट होता है। एक बात बताओ, जो अन करके शुरू हुआ उसमें फन कैसे हो सकता है? ठीक है, हम किस में बोलते हैं? अनफॉर्चुनेट, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, तो फालतू नाम ना लिखे। यहां देखें प्लीज, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सर अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है फटाफट। नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। वाहे मतलब काहे? क्योंकि सर सारे राइटर्स ही टैलेंटेड हैं, जो राइटर बना है वो टैलेंटेड ही होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है हमें नहीं पता, कौन सा टैलेंटेड है, दैट वी कांट से। कलेक्शन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ सर दिस इज वेल डिफाइंड। क्यों? दिस इज वेल डिफाइंड काहे? जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो फिक्स हैं और उन्हीं का ही कलेक्शन बनाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दो यार। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दो। x-3 इंटू x -2। सर x बराबर 2,3। ठीक है, हाँ सर, तो इन दोनों के अलावा जो आप कलेक्शन बना रहे हो उसमें और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो आप कलेक्शन बना रहे हो उसमें और कोई नहीं आ सकता। तो दिस थिंग इज वेल डिफाइंड। समझ में आया? तो भैया वेल डिफाइंड है ये। कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ सर बहुत बढ़िया, दिस इज वेल डिफाइंड। सर ये वेल डिफाइंड पे टाइम पास बहुत हो गया, अब चलते हैं आगे। ऑल्दो इस स्टेटमेंट में ये तो ऐसे ही बोल सकते हो आप, एंजॉय के लिए है। जितनी भी गणित में स्टेटमेंट यूज होंगी वो वेल डिफाइंड ही होंगी, वरना फिर सेट बनाएंगे कैसे? सेट आप केवल उन्हीं के लिए बना सकते हो जो स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड हो। ठीक है, हाँ या ना? जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स दोबारा से बता दूं कौन कौन सी है। एक है सर ए, दूसरी डी और तीसरी ई। दीज 3 स्टेटमेंट्स आर वेल डिफाइंड, अदर आर नॉट वेल डिफाइंड। ये यूज नहीं होगी मैथ्स में। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो सेट समझ में आया। वेल डिफाइंड हमें एक लाइन दी जाएगी, उससे हम एक कलेक्शन बनाएंगे, वो सेट कहलाएगा। अब बात आती है सर, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है जी, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेसिकली इसकी 2 फॉर्म्स हैं, वन इज रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही चीज के नाम है। अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। यहां से कहानी थोड़ी समझने वाली स्टार्ट होती है कि जो कलेक्शन आप हमसे बनवा रहे हो वो हम किसी को दिखाएंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 लैंग्वेजेस जो हम पढ़ते हैं या फिर जो हमारी आम जिंदगी में चलती है, वो है सर, मतलब बुक की बात कर रहा हूं, वो है इंग्लिश। बट हमें साथ साथ में गणित की भाषा भी सीखनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे मैंने बोला कि फॉर्म ए या फिर फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके मन ही मन में आने लगे हाँ सर, जो भी ऑल द लेटर्स नहीं, ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो मन में आ गए हमारे AEIOU। इसको लिख के कैसे दिखाएं? दूसरे को लिख के कैसे दिखाएं? हमने सीधा ही लिख के दिखा दिया, नहीं वो गलत है। मैथमेटिकली एक तरीका डिफाइन किया गया है, वैसे आपको लिखना है। ठीक है जी, मैथमेटिकली एक तरीका डिफाइन किया गया है
और वैसे आपको लिखना है ना। सर पहला जो रिप्रेजेंटेशन है, हेलो, आई होप नजरें स्क्रीन पर होंगी। और जैसा कि आपने बताया सर ये मासूम सा और आसान सा ही चैप्टर है, इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं। अब हम सेट को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। कलेक्शन तो हम बना लेंगे, ये रहा भैया ग्रुप। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें वो देखो। सर क्या है नाम, या तो रोस्टर फॉर्म बोल दीजिए या फिर आप उसको टेबुलर फॉर्म बोल दीजिए। ये वाला नाम ज्यादा कॉमन है, यही इस्तेमाल करते हैं। नाउ सर इसमें क्या क्या होता है जरा देखना, सामने देखिएगा, मैं सारी कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किसी भी कैपिटल लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हो। कैपिटल लेटर मतलब सर ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, पी क्यू, कुछ भी, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं सर, कोई सा भी एक सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ये हुई पहली बात, ठीक है सर। नाउ अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। ना सर दूसरी बात कौन सी है, सुनो ध्यान से। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो देखिएगा प्लीज। क्या स्ट्रक्चर कहां से आ गई सर, वही समझा रहा हूं। स्ट्रक्चर कि जब आप रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किसी सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो वो सेट ऐसा दिखाई देगा। कैपिटल ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बराबर का निशान लगाना है, फिर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। कौन से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, करली ब्रैकेट्स का। सर ये शायद आपने कहीं हमें बताया है पहले, करली ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, वो चीज अलग है, या फिर वो आप यहीं से रिलेट कर पाओगे, उसको एक बार होल्ड पे रखो, इस पे ध्यान दो। सर करली ब्रैकेट लगाना है, कैपिटल लेटर लगाना है, और जो जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट मतलब उस सेट में जिस जिसको आप लाना चाहते हो उनको यहां पर लाके रखते जाइएगा और कॉमा लगाते जाइएगा, ठीक है जी, और कॉमा लगाते जाइएगा। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया सेट आपको ऐसो दिखेगा। मतलब कि एक कोई सेट है, करली ब्रैकेट लगे हुए हैं और बीच में हर एक एलिमेंट अलग अलग दिख रहा है। अब आती है बात ध्यान देने वाली। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि सर अभी बहुत इंटेंस डिस्कशन चल रहा है। नोट करने वाली बात, फर्स्ट थिंग जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड मतलब एलिमेंट्स बोल दो, या बेसिकली जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो बोल दो, नंबर्स इज नॉट अलाउड। यहां पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते यहां पर 2,2 लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं जी, एक नंबर या एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट केवल एक ही बार दिखना चाहिए। ये इसमें खास और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है सर। तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर्स इज नॉट अलाउड। सेकंड, जब आप ऐसा लिखोगे तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स या फिर आप नंबर्स बोल दीजिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब सर किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में ध्यान देने वाली दो बातें, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस बात के ध्यान रखने से आगे चलकर सवाल का जवाब पलटने वाला है, ध्यान रखना। जिन्होंने ध्यान रखा उनको सही सही समझ में आएगा, जिन्होंने ध्यान नहीं रखा उनके गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, सन्नाट। यार ये सब मत करो प्लीज। हाँ जी, नाउ मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बोलो हाँ या ना। तो सर हमें पहला फॉर्म समझ में आ गया जिसमें आपने बोला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद में सर इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। सर कोई भी बात गणित में एग्जाम्पल के बिना हमेशा अधूरी है। लो भैया एग्जाम्पल देखो। लो ध्यान से सुनिएगा बेटा। लो भैया, फॉर्म एक कलेक्शन बोल दो या सेट बोल दो। फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल, फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, सारे वॉवल्स का एक सेट बनाइए।
ठीक है। फिर दूसरा, फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। बहुत बढ़िया। फिर सर अगला क्या है, जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको बातें समझाई गई, जो आपको बातें समझाई गई उनका जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स, फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फॉर्म ए सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सर? ठीक है जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये जो, हाँ पहले वाले का आंसर आना स्टार्ट किया है। फटाफट पढ़ने वाले लोग कमेंट करिए ताकि ये जो फालतू लोग हैं इनके कमेंट्स दब जाएं। फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं सर नट्टू काका, जी बिल्कुल, ये जो फालतू कमेंट करने वाले लोग हैं ये नट्टू काका टाइप्स ही हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, मैं समझा कुछ और ही रहा हूं। लो भैया यहां जाओ। सर पहले वाले में बोला गया फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, सारे वॉवल्स का एक सेट बनाना है। तो लो भैया सर आपने बोला कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, करली ब्रैकेट लगाना है। अब इस बात पे बहस मत करिएगा कि सर आपने कैपिटल लेटर ए लिया, ठीक है, मैं तो अपना कैपिटल लेटर सर, मेरा नाम है कुछ भी प्रांजल, ठीक है, तो मैं तो पी लूंगा। कोई बोलेगा सर मेरा नाम तो एक्स ही है तो मैं एक्स लूंगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक कैपिटल लेटर उठा लाओ, वो आपकी इच्छा है ना। वॉवेल्स कौन कौन से हैं भैया? ए, आई, ई, ओ, यू, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। सर ये 5 लोग होते हैं, वो आपने बना दिया। नाउ अब तुम मुझे एक बात बताओ, सर ये आपने आगे पीछे क्यों लिखे हैं, ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? आगे पीछे भैया इसलिए लिखे हैं ये वाली बात समझाने के लिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसको कहां लिख रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हां वो जो एलिमेंट है वो लिखा हुआ दिखना चाहिए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा खेल खेल दिया। चलिए नाउ सर दिस इज अवर सेट, और इसको ध्यान रखेंगे। अगले पे आ जाओ, चलो भैया लो, फर्स्ट 5 होल नंबर्स किससे डिनोट करें? सर कैपिटल एक्स, ठीक है। पहले 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं? सर 4 ठीक है, 1 ठीक है, 3 ठीक है, 2 ठीक है और 0 ठीक है। क्या यही पहले 5 होल नंबर्स हैं? क्या होल नंबर्स की बात कही है, नेचुरल नंबर्स नहीं बोला है। तो 0 से लेके 4 तक सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऑर्डर इज इमटेरियल, ठीक है। नाउ फटाफट यहां आ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 बराबर 0। सर ये इक्वेशन कहीं देखी हुई लग रही है, थोड़ी जानी पहचानी है, कल ही कहीं देखा था। हाँ जी ठीक है, कल ही कहीं देखी थी, और वो जो इक्वेशन बनी थी मैंने सॉल्यूशन भी भेजा था भैया, उस कैलकुलेशन का जो मैंने लास्ट क्लास में अधूरी छोड़ दी थी उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था, और 15 और 8 आंसर आता है। सर इसके जो रूट्स हैं वो कौन कौन है? x माइनस 15, x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8,15। बोलो हाँ है ना? सर यही 2 रूट्स हो जाएंगे, आराम से देख लो, बात हमारी हो चुकी है जस्टिफाइड। नाउ फटाफट देखो, इसको सर y से डिनोट कर दिया और 13 पहले 8 बाद में, बस। कोई परेशानी इन सबको सेट बनाने में या फिर सेट में डिनोट करने में? सर कोई परेशानी नहीं है, एंड दिस इज वेरी इजी। कौन सी फॉर्म चल रही है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बात समझ में आई। जल्दी से थम्स अप वाला भेज दीजिए। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, मजे भी आ रहे हैं पढ़ने में, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। नाउ चलो फिर एक मजेदार सवाल, एक मजेदार सवाल और। लो भैया ध्यान से जवाब दीजिएगा प्लीज। फॉर्म ए सेट ऑफ all the letters of the word, all the letters of the word mathematics, mathematics। बहुत बढ़िया सर,
ये थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप उस बात का ध्यान रखते हैं कि नहीं वो जानना चाह रहा हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग बोल रहे हैं मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक भाई, जल्दी से बताओ। एक सेकंड, यहां पर कुछ मिस्टेक है क्या? एनी मिस्टेक? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्या मिस्टेक है वो बताओ। क्या मिस्टेक है वही पूछ रहा हूं, जल्दी 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 बताइए, टाइम वेस्ट मत करिए। क्या है, क्या है लास्ट का? आराम आराम से बताओ यार। 13 और 8 होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, 13 और 8 नहीं, 15 और 8। अच्छा 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 सर समझ गया समझ गया समझ गया, बहुत बढ़िया। ये वाली जानकारी ठीक है, बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर रहनी चाहिए, इससे ये भी पता चल जाता है आप लोग सो नहीं रहे हैं। सर आपने यहां पे 13 लिख दिया था, 15 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसे आप मुझे थोड़ा सा सचेत करते रहिएगा। मिस्टेक समझ में आ गई, थैंक यू एवरीवन। ऐसी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ यहां आ जाओ फटाफट। फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इसमें एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप उस बात को पकड़ पाते हो कि नहीं। वो जो मैंने 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी ना, 2 इंपॉर्टेंट बातें, कौन सी? ये पहले वाली, ये वाली, इसका ध्यान रखिएगा प्लीज सेट बनाने से पहले। इसका ध्यान रखिएगा प्लीज सेट बनाने से पहले। लो भैया, नाउ सर हमने सेट बनाना स्टार्ट किया, किससे डिनोट करें? कोई भी एक कैपिटल लेटर उठा लो। सर एक्स ठीक रहेगा ना। फिर हमने क्या किया सर, जो सेट आप बना रहे हो, जो सेट आप बना रहे हो उसमें कौन कौन आएगा? सर ये सारे लेटर्स आने चाहिए। उसने बोला लेटर लो, ठीक है भैया लो, शुरू हो गए। एम को ले आए, फिर कॉमा लगाना है, ध्यान रखना। फिर सर ए आ गया, फिर कॉमा लगाना है। फिर टी आ गया, फिर कॉमा लगाना है। फिर एच आ गया, फिर कॉमा लगाना है। फिर ई आ गया, फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, एम आ गया, ए आ गया, मतलब इनका सेट बना रहा हूं। एम आ गया, ए आ गया, टी भी आ गया, एच भी आ गया, ई भी आ गया। फिर वापस बारी आई एम की, तो क्या मैं यहां पर फिर से एम लिख दूं? मन ही मन में जवाब दीजिए, कमेंट में करने की जरूरत नहीं है। हां सर, क्या हम यहां पर दोबारा से एम लिखें? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉरी, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। आप किसी भी एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते। एम ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है सर, तो एम कितनी बार आएगा? सर एक ही बार आएगा। तो एम ए टी एच ई, फिर एम आया नहीं लिखा, ए आया नहीं लिखा, टी आया नहीं लिखा, क्योंकि एम ए टी ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आई, सर आई यहां पर नहीं है, और फिर सी भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा एक रह गया एस, एस भी नहीं है सर, एस भी नहीं है। मैथमेटिक्स में सर ये बन गया। और अब जब आप ऐसा रोस्टर फॉर्म देखो या टेबुलर फॉर्म देखो, तो कोई भी एलिमेंट आपको एक से ज्यादा बार लिखा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड सर, हम बात समझ गए। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा और फिर मैं एक नंबर पूछूंगा आपसे, और उस नंबर का वैल्यू बदल जाती है जो लोग इन चीज का या फिर इस वाली बात का ध्यान नहीं रखते। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बोलो है ना? तो दिस इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा जल्दी से यही बता दो, अगर ये वाला शब्द होता तो ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट फटाफट बता दीजिए प्लीज। मतलब इसकी जो साउंडिंग है वो अलग है, होनोलुलु ठीक है, जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसमें, सेट क्या लिखूं? ठीक है, ये सच में एक है भैया, ऐसे ही नहीं है सर। सेट क्या लिखें, किससे डिनोट करें? किसी भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो फटाफट। ठीक है, फटाफट जल्दी से किसी भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ सर वो कैपिटल लेटर कौन सा है? कुछ भी ले लो। लेट्स से मैंने ए से डिनोट किया, फिर मैंने लगाया करली ब्रैकेट। नाउ सर इसके जो लेटर्स हैं, इसके लेटर्स का सेट बनाना है, ध्यान रखना। मैंने सिर्फ शब्द लिख दिया है, एच आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और यू आएगा, बस
इतने ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना प्लीज, इतने ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। हाँ सही है। और ये यू पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए यहां तक की बात समझ में आई। इसके बाद में अब ये जो बातें आपने लिखी ना यहां तक, ये हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे थे? दिस इज रोस्टर फॉर्म, जिसकी स्ट्रक्चर हमें याद हो गई सर। हमें रोस्टर फॉर्म दिखाई देती है, करली ब्रैकेट हम यूज करते हैं, हर एक एलिमेंट अलग अलग दिखना चाहिए, कॉमा लगा हुआ होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, और ऑर्डर आप किसको पहले किसको बाद में लिखते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसको पहले किसको बाद में लिखते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया ना? ये बताने के बाद में फिर अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स पे। ठीक है, सिंबल्स बताऊं या उससे पहले एक बात बता दूं? ठीक है सर, उससे पहले एक बात बता दीजिए, वो ठीक रहेगा ना। वो बात क्या है जरा देखना सामने। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, क्योंकि सर ये आसान सा है और बात समझ में आ रही है, आसान सा है और इसमें कोई बात मतलब ऐसा कुछ चैप्टर में डिफिकल्ट है नहीं, थ्योरेटिकल सा ही चैप्टर है, मजेदार तरीके से ही पढ़ेंगे, सारे चैप्टर ही आसान है, कोई घबराओ नहीं तुम लोग बस ना। क्या है, एक चीज होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं सर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, या फिर कार्डिनल नंबर बोल दो या फिर ऑर्डर ऑफ ए सेट बोल दीजिए। ठीक है, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट, या फिर आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ये तीनों चीजें लिखी अलग अलग हुई है बट तीनों के मायने सेम है। तो पहली चीज ध्यान देने वाली वो ये कि ऑल आर सेम, ये सारे के सारे क्या हैं, सेम है, ऑल आर सेम। ठीक है जी, ऑल आर सेम, ये सारे के सारे क्या हैं, सेम है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ सर अगर ये सारे के सारे सेम हैं तो आप सब ऊपर वाले दो को भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, एक सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे वो पूछा जा रहा है। तो जब भी वो आपसे पूछे कि इस सेट का ऑर्डर बताओ तो आपको उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके बताने हैं। वो पूछे इस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, तब भी आपको उसमें एलिमेंट्स काउंट करके बताने हैं। और सर अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताओ तो हम तो वो एलिमेंट्स बता ही देंगे। तो ऑल आर सेम, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली पूछने का तरीका इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, समझ जाओगे शायद इतना ही लिखने से। और कैसा लिखेगा सर, ऐसा लिखेगा, स्मॉल एन और अंदर उस सेट का कैपिटल लेटर लिख देगा जिससे आपने उस सेट को डिनोट किया है। इसको आज के बाद कैसा पढ़ोगे, दिस इज, वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो जब भी ब्रैकेट करके बाहर छोटा एन लिख दिया जाए तो इसको अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए कि आपसे वो अब कार्डिनल नंबर पूछ रहा है या ऑर्डर पूछ रहा है या फिर उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है वो पूछ रहा है। चलिए सर, ये बात समझ में आ गई। और अब तुम फटाफट मुझे बताना स्टार्ट करो। यहां पर सामने नजरें रखिएगा प्लीज, ठीक है जी, सामने नजरें रखिएगा। इसमें अगर मैं पूछूं, सर ये कलर तो दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से बताओ, ये एक सेट है ए, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जल्दी से ही बता दीजिए मन ही मन में जवाब देकर। सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5, 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां आ जाओ सर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, ये जो सेट एक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आती है। 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स गिनने हैं। सर यहां से बता दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई, सर वो है 2, कौन कौन से, 2, एक ये रहा और एक ये रहा, मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, इन तीनों सेट क्या बोल दो, कार्डिनल नंबर लिख रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हो, या फिर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हो। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप सर समझा दिए रहे हो और हमें समझ में आ गया। नाउ
अब यहां बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कितने हो जाएंगे जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, गिन लेना यार ध्यान से। 4 और 4 8। नाउ एक मजेदार चीज समझ में आई सर, उसने हमसे मैथमेटिक्स शब्द का सेट बनवाया, उसके लेटर्स का सेट बनवाया और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे। ठीक है, सीधे सीधे इसके नंबर ऑफ लेटर्स गिन के बता दोगे तो वो गड़बड़ है, बिकॉज इसमें कितने हैं सर, इसमें 11 हैं। इसमें कौन है 11, बट यहां पे दिखाई दे रहे हैं केवल आपको 8। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। कैसे सर, बात कैसे समझ में आती है? क्योंकि सर 3 लोग रिपीट कर रहे हैं, M 2 बार है, A 2 बार है और T 2 बार है, तो उनको यहां पर एक एक बार ही लिखा गया है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। अब जो बच्चा मान लो वो बात भूल जाता कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, तो वो यहां पर आंसर देता 11, वो गलत हो जाता, एक्चुअल आंसर इज 8। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ फटाफट बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यहां कितने लिखोगे सर? ये फिर से 5। ठीक है, ये 5 वाली वैल्यू रट मत लेना वो बाय डिफॉल्ट संजोग से ऐसा कुछ बना है कि 5 5 5 ज्यादा बार आ गया। ठीक है, बट बीच में एक आंसर 8 का भी है, तो आप इसको याद रखोगे क्या? आज के बाद कभी भी मैं पूछूं व्हाट इज n ऑफ p, ठीक है, n के अंदर मैं p लिख दूं तो मतलब सर आप सेट p में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, कोई परेशानी आपको होगी नहीं। इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सेम है, लिखने का तरीका ये होगा। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट सिंबल्स पे। सर ये सिंबल्स भी आपने पहले बताए थे, जी बिल्कुल। ठीक है, गणित की भाषा का आपको अगर सीखनी है तो गणित के सिंबल भी तो सीखने पड़ेंगे कि इस सिंबल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, अब फटाफट इधर आ जाओ कुछ लोग बोल रहे हैं सर जनरल टॉक्स 15 मिनट ही रही है, जनरल टॉक शुरू कर दो। 15 मिनट क्लास के बाद में, 4:30 बजे के बाद फिर शुरू करेंगे। नाउ जो अगली फॉर्म मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कौन से वाली? सेट बिल्डर फॉर्म। उससे पहले आपको ये सिंबल जानने जरूरी है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, सामने देखना, सिंबल की क्या निशान होगा, और यहां पर लिख रहा हूं उसके मायने, या फिर आप बोल सकते हो यूजेस। ठीक है जी, नाउ सर सिंबल कौन कौन सा है? एक तो बेटा ये वाला कॉलन लगाओ, कॉलन, या फिर आप एक ये वर्टिकल लाइन लगाओ, दोनों में से कोई भी एक लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉलन लगाइए या फिर वर्टिकल लाइन लगाइए। इन दोनों का मतलब है सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। सर ये इस प्रकार से का क्या मतलब होता है? सच दैट के बाद में जो बात लिखी होगी किसी के लिए, ठीक है, सचिन सर पढ़ाते हैं सच दैट। ठीक है, सच दैट मतलब इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि मजा आ जाता है। सर खुद की तारीफ फिर से खुद, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, और कोई करे नहीं करे, खुद की तारीफ खुद कर लेनी चाहिए। तो सर कॉलन और जो ये वर्टिकल लाइन आपने लगाई है, इसका मतलब है सच दैट। ठीक है, नाउ फिर एक सेकंड सिंबल यूज होगा, ये ई वाला, इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और यूज भी हम कर चुके हैं। ये सिंबल है सर बिलोंग्स टू का। ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का। ठीक है जी, और कौन कौन सा है जल्दी से बता दो। थर्ड अगर मैं पूछूं तो कॉलन या फिर वर्टिकल लाइन, या फिर ये सर एक ये बिलोंग्स टू, ये कहां पर यूज करते हैं? ये बताने के लिए कि इस ये नंबर कहां से बिलोंग करता है, वो बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप क्या बोल सकते हो, कई कई बार ऐसा भी लिखा होता है, ई पर ये क्रॉस लगा देगा, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उस पे क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और ठीक है, बस इतने बहुत है। और भी होते हैं, और भी सिंबल्स होते हैं गणित में, बट वो टाइम आने पे समझा दिया जाएगा, अभी यहां पर लिखने का कोई फायदा नहीं है। पता चला मैं यहां लिख के चला जाऊं और उसको इस्तेमाल करूं आज से 2 महीने बाद और बोलूं कि वहां बताया था, तो फिर तुम लोग बोलोगे सर हम इतने बड़े वो बोलते ना याद रखने वाले तोपचीन लोग नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो जब यूज होगा तभी बता दिया जाएगा, अभी इन सिंबल्स का यूज होने वाला है। तो ये सच दैट के 2 सिंबल हैं, कोई भी इस्तेमाल करो। सर ये बिलोंग्स टू का और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सर ये सिंबल क्यों बताए?
ये सिंबल क्यों बताए? क्योंकि अभी मैं एक प्रॉपर्टी या फिर दूसरी रिप्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूं। कौन सी है सर वो रिप्रेजेंटेशन? सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? SB फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। सर इसमें क्या होता है? अब सुनो ध्यान से। नाउ पहले इसमें आधा काम तो सेम ही है, जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो वैसी ही है। मतलब आधा मैंने बोला है सेम है, पूरा सेम नहीं है। स्ट्रक्चर में सर इसमें भी वही कहानी चलेगी। क्या? कैपिटल लेटर से आप डिनोट करोगे, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे C हो, चाहे X हो, चाहे Z हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर यहां पर करली ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक है जी, यहां पर करली ब्रैकेट्स लगेंगे। तो यहां तक की कहानी तो सेम, इसके अंदर वाला जो चीज है वो बदल जाएगा, ठीक है? अंदर वाली जो चीज है वो बदल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है? अब सर ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ध्यान से सुनो। अंदर वाली चीज क्या दिखाई देगी? अंदर पे आपको यहां पर या तो कॉलन लगा हुआ दिखाई देगा या फिर यहां पर सच दैट का निशान दिखाई देगा। तो मैं कॉलन यूज कर रहा हूं। यहां पर एक वेरिएबल बैठा दिखाई देगा आपको, X होगा वो इन जनरल, ठीक है? वेरिएबल। सर कौन सा वेरिएबल होगा वो? लो भैया इसके नीचे जानकारी लिख रहा हूं। जिसकी वैल्यू आपको सेट में कंसीडर करनी है। हेलो हेलो, ठीक है जी? सामने देखना प्लीज, एकदम बहुत आसान सी बातें चल रही है, ज्यादा इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। X होगा जिसको आप बोल सकते हो वेरिएबल या फिर लीडिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। और सर ये वेरिएबल क्या बताएगा? इसकी वैल्यू इस सेट में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है? और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप इसको बोल सकते हो, बट थोड़ा सा ही। यहां पर कॉमा करके लिखा जाएगा, बट यहां क्या लिखा जाएगा? दैट इज प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय X, ठीक है? X जिन को यहां पर जो आप X रखने वाले हो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो यहां लिखी जाएगी, ठीक है? नाउ ये है स्ट्रक्चर सेट बिल्डर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म से सर ज्यादा कठिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म लगती है, बिकॉज इसमें पहली चीज एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। इसमें आप क्या बोल सकते हो? एलिमेंट्स आर, सामने नजरें भैया, किताबें किताबें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। एलिमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई देंगे। रोस्टर फॉर्म में सर हमें सारे एलिमेंट्स दिख रहे थे कॉमा लगा लगा के, यहां पर आपको एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, यहां पर केवल उनकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ठीक है? अब सर वो प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है वो समझाता हूं, ठीक है? लो भैया जल्दी से देखो, अभी है टाइम, ध्यान रखिए प्लीज। और मैं ये फॉर्म समझा के निकल जाऊंगा, फिर तुम चिल्लाओगे कि सर ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं बिकॉज गणित में हर एक बात अधूरी है जब तक हम कोई एग्जाम्पल ना दे दें, ठीक है? हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया एग्जाम्पल देखो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिखा, ये वाला कैपिटल A से डिनोट किया, करली ब्रैकेट लगाया, यहां पर लिखा X, यहां पर वर्टिकल लाइन यूज की, सच दैट मैंने बोला X इज ए होल नंबर। ये मैंने उसकी पहली प्रॉपर्टी लिखी, कॉमा करके फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी, X इज लेस देन 3, ठीक है? और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। सर ये कौन सी फॉर्म है? ये भैया है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? क्या आपको इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? नो सर। बट हां, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे पता करेंगे? या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि इसको आप अब इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको बदल दीजिए
रोस्टर फॉर्म में। किसमें बदल दीजिए? रोस्टर फॉर्म में बदल दीजिए। तो सर रोस्टर फॉर्म में कैसे बदला जाएगा ये बताओ, रोस्टर फॉर्म में कैसे बदला जाएगा ये बताओ। तो ज्यादा चेंज कुछ करना नहीं है, सामने देखिएगा प्लीज। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। अब सर ये बताओ हम यहां से क्या समझे और यहां पे किस किस को लेके आए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कॉमा करके जितनी भी प्रॉपर्टीज लगी हो, जैसे मैंने यहां पे 2 लिखी, हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो। नाउ जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं सबको सेटिस्फाई करने वाले x यहां लिखे जाते हैं। ठीक है, यहां जो x होगा वो इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सर x एक होल नंबर है और दूसरी प्रॉपर्टी वो 3 से छोटा भी है। तो कौन कौन से नंबर मैं लिख दूं? सर एक लिख दो 0, एक लिख दो 2, ए लिख दो 1। क्या 3 आएगा क्या? आंसर इज सर नो, 3 नहीं आएगा, बिकॉज उसने बोला है लेस देन 3 से छोटे। ठीक है जी, 3 से छोटे नंबर्स हमें, और वो भी होल नंबर्स लेने हैं। तो वो यही 3 लोग हैं, वो यही 3 लोग हैं। सर आपको लिखना चाहिए था 0 1 2, आपने 0 2 1 क्यों लिखा? बिकॉज वो वाली बात समझानी थी। कौन सी? वो आप समझ गए शायद, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। एक ही सेट हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। चाहे आप हमसे यहां पूछो या फिर यहां पूछो, दोनों के लिए एक ही बात है, व्हाट इज दिस? इसकी वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो आंसर इज सर 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म मैंने आपको समझाई और बात समझ में आ गई। एक और देखो, जल्दी से बताइएगा प्लीज, एक और देखो और जल्दी से बताइएगा। कंसीडर दिस सेट x, जिसमें वैल्यू जो है वो यहां पर ली जा रही है अल्फा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल इज अल्फा, वेयर अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। दूसरी प्रॉपर्टी कॉमा करके ध्यान सुनना, अल्फा इज ग्रेटर देन -3। ठीक है जी, अल्फा इज ग्रेटर देन -3। जल्दी से बता दो, इस सेट को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? रोस्टर फॉर्म में। इस सेट को किस में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा? रोस्टर फॉर्म में। जल्दी से, ठीक है, आराम से समझ के कि क्या आएगा, ध्यान रखना। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग लिख रहे हैं सर नल सेट। अरे भैया, जो चीजें मैंने बताई नहीं तो उसका जवाब आ कैसे सकता है? ठीक है, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, बुक्स की बात करेंगे, अभी घबराए नहीं, बुक्स की बात करेंगे, पर तुम मुझे जवाब बताओ इसका। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग 2-3 जवाब लिख रहे हैं। एक लोग तो लिख रहे हैं भैया 2,3। पहली चीज, 2,3 इस इक्वेशन के रूट्स नहीं है, रूट्स ढंग से निकालो। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जवाब नहीं आ रहा तो श्रीधराचार्य लगा लो। 2 और 3 इसके रूट्स नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं -2 -3, तो -2 -3 वैसे ही गलत है। अच्छा, मैं रोस्टर फॉर्म ना पूछकर अगर डायरेक्टली ये पूछ लेता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसका जवाब क्या दोगे? 2 या फिर 1? तो सर उससे पहले एक बार समझ लेते हैं, जरा देखना डायरेक्टली। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस 5x प्लस 6, भैया इसके जो 2 रूट्स हैं आराम से खुद वेरीफाई करो, इसके 2 रूट्स हैं -2 और -3। मतलब यहां से पता चला अल्फा या तो -2 हो सकता है या -3 हो सकता है फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अब यहां आ जाओ। सर ये दूसरे वाली प्रॉपर्टी बोल रही है कि अल्फा की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, बड़ी। तो इन दोनों में से -3 से बड़ी कौन सी है? तो सर -3 से बड़ी है -2। दिस इज दिस, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसकी रोस्टर फॉर्म। यहां पर आके जवाब पूछा गया है, पूछ रहा है कि ये जो सेट x है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो सर इसमें एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज -2। ठीक है जी, ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है इस सेट का, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, दैट इज 1। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, तो घबराइए नहीं।
आज हमने सेट थ्योरी का सिर्फ स्टार्ट किया है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और मतलब वेल डिफाइंड वाली बात क्या होती है, फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे कहानी स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 जो है वो आप बोल सकते हैं स्टार्ट हो गया है, ऑफिशियल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं फटाफट, जिसमें सर हमें बहुत दिनों से हम आपसे सवाल पूछ पूछ के थक गए बट आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है भैया, सर ये कौन सा है? बुक्स टू बी फॉलोड, बुक्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए जेई की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन के लिए। बहुत बढ़िया। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सटीक तरीके से पहले ही बता देता हूं। ठीक है, वो बोलते हैं ना डिस्क्लेमर, एंड रिजल्ट ये होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लेने वाला हूं, मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लेने वाला हूं कि ये वाली खरीद लो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल या फिर आप जिसको बोल सकते हो कॉमन सेंस, वो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं, उसको समझिएगा और उसको इस चीज से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आप लोगों से पूछना स्टार्ट किया, चैट्स को रोक दो बिकॉज अब थोड़ी डिस्कशन हो रही है। मैंने आप लोगों से पूछा कि भैया बताओ मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, मुझे वजन कम करना है, मैं कौन सी कंपनी की ट्रेडमिल खरीदूं घर पे रखने के लिए। ठीक है, यह सवाल मैंने आपसे पूछा। ठीक है जी, नाउ सभी के मन में सर एक ही जवाब आएगा, सर आप ट्रेडमिल किस कंपनी की खरीदते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पर कितने घंटे दौड़ोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ में आया? आपने ट्रेडमिल कौन सी कंपनी की खरीदी इससे नहीं फर्क पड़ता, आप उस पर कितने घंटे अपना इनपुट दोगे, आप उस पर कितनी मेहनत करोगे, बात इससे फर्क पड़ता है, इससे आपका वजन कम होगा। समझ में आया? सेम ये जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया इसको यहां कॉपी कर दीजिए। आप कौन सी बुक खरीदते हो, आर.डी. शर्मा, टीएमएच, सिंगेज, ठीक है, अमित अग्रवाल, अरिहंत, बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी, और भी मैं नाम भूल रहा हूं। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सी बुक खरीदते हो, बात इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जो आपने खरीदी है उसको सॉल्व कितना शिद्दत से, कितना पैशनेटली आप उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? ऑल बुक्स आर गुड। जो भी लोग वो किताब लिख रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और इस जेई वाली फील्ड में बहुत सालों से पढ़ा भी रहे हैं और इस एग्जाम को क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बुक बेकार नहीं है। ठीक है, पहले मैं एक छोटी सी ज्ञान की बात बता दूं कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस ऑर्डर, कि सर हमें कैसे बढ़ना चाहिए आगे। पहली चीज नोट्स, और सिंस गणित के नोट्स हैं तो सर नोट्स के अंदर ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो आप यहां पर क्लास में करवाते हो, सॉल्व्ड एग्जांपल लिखने की बजाय सर आप ये लिख दो, सॉरी, नोट्स में कौन से एग्जांपल, क्लासरूम एग्जांपल्स, क्लासरूम एग्जांपल्स, ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज सर थ्योरी तो बहुत कम होती है, तो पहला नंबर पे कौन आया, नोट्स, दूसरे पे सर डीपीपी, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर बोल दीजिए या डेली क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, वो 10 सवाल ही हैं बट दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास जो फीडबैक ये आ रहा है कि सर हमसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रही है, तो बेटा अभी हमने बहुत कम पढ़ा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज होगा। और बट हां दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड पे आता है मॉड्यूल, अच्छा थर्ड पे आप एनसीईआरटी रख सकते हो बिकॉज एनसीईआरटी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ इज मॉड्यूल, किताब सॉल्व करने से ज्यादा मैं आपको इसको फॉलो करने के लिए बोलूंगा। और मैंने सिर्फ मॉड्यूल लिखा है क्योंकि अगर मैं यहां पर ये लिख दूंगा पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स तो आप बोलोगे सर अच्छा आप अपने ही वो बोलते हैं ना पब्लिसिटी कर रहे हो। नहीं जी, मॉड्यूल मतलब किसी भी कोचिंग का, स्टैंडर्ड कोचिंग का आप मटेरियल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ने बहुत बढ़िया मटेरियल बना रखा है, किसका लें सर, वो वाली कोचिंग तो ये है, वो वाली ये है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए। बात आती है पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स की, तो जी बिल्कुल मैंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैंने वो सवाल देखे हैं, एकदम परफेक्ट है। जब मैं ये बोलता हूं कि पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स एकदम परफेक्ट हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको तुरंत आज ही ऑर्डर करो या खरीद लो, बट हां आप
फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें नहीं लेने, हम तो कहीं और से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ले लीजिए, नेट पे या प्रिंट आउट या फिर किसी दोस्त से, हमेशा कहीं से भी जुगाड़ हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्रेफरेंस ऑर्डर, ऐसे ही आपको काम करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम मॉड्यूल्स की जगह, मेरी पर्सनल ओपिनियन है मॉड्यूल्स इसलिए फॉलो करनी चाहिए बिकॉज किताब में क्या होता है, एक ही अमाउंट के या एक ही जैसे बहुत सारे सवाल कई बार हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सर सवाल ज्यादा होने की वजह से हमारा टाइम जो है वो हम डिवोट नहीं कर पाते। पता चला मैथ के 50 सवाल सॉल्व किए तो फिजिक्स तो आज पढ़ी नहीं, फिजिक्स के 50, मैथ के 50 तो केमिस्ट्री रह गई। ऐसी तब होगी जब आप कोई किताब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मॉड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं किसी के भी, ठीक है, मैं अच्छे से बता चुका हूं। नो पर्टिकुलर नेम, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, बट हां एक, किसी भी एक को उठा लो, उस पर विश्वास करो कि हाँ ये सही है और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बस ये ध्यान रखिएगा, वही ट्रेडमिल वाली बात कि आप कितने घंटे उस पर दौड़ते हो, उससे वजन कम होगा। तो जो आपने उठाई है किताब, उसको आप कितना पैशनेटली सॉल्व करते हो, रोज उसमें से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो ये नहीं लेना चाहते, तो फिर भैया लो, फिर आ जाता हूं मैं 5वां पार्ट, दैट इज रेफरेंस बुक्स, ठीक है, रेफरेंस बुक्स। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि घर पे मैं ट्रेडमिल खरीद के लगाना चाहता हूं, तो सर एज सच तो कोई डिफरेंस नहीं है, सारी बढ़िया है, बट हां ट्रेडमिल लाने से पहले आप ये देख लेना कि उसकी पावर कैपेसिटी क्या है, कहीं वो ऐसे ही कोई चलती फिरती कंपनी की तो नहीं है ना, जिससे पता चला आप लाके लगाओ 1 घंटा उस पर दौड़ो और वो बोले उसकी, वो कहते ना अपने फूक गई वो खराबी होगी। ऐसी ट्रेडमिल मत लाना, बिकॉज आपको परेशान करेगी। सेम गोज विद द बुक्स। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, जेई मेंस में 2 वैरायटी के सवाल आते हैं, ठीक है, आपने ज्ञान मांगा था इसलिए दिया जा रहा है, सामने देखिएगा प्लीज। जेई मेंस में सर सिंगल करेक्ट एंड इंटीजर टाइप। तो जो भी बुक आप सजेस्ट या फिर परचेज करने वाले हो मार्केट से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली उठानी है आपको, थ्योरेटिकल, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव भी आती है सारी, उसमें ये वाले दोनों वैरायटी के क्वेश्चन होने चाहिए, सिंगल करेक्ट भी होने चाहिए और इंटीजर टाइप भी होने चाहिए, ठीक है ना। सर जेई एडवांस का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, जेई एडवांस तो किसी भी टाइप के सवाल पूछ लेता है, उसमें सिंगल करेक्ट भी आते हैं, एससी लिख दे रहा हूं, फिर मल्टीपल करेक्ट्स भी आते हैं। मल्टीपल मतलब जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं सर। ये इंटीजर वाले भी होते हैं सर, पैराग्राफ वाले भी होते हैं सर, मैच द कॉलम भी होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जो भी किताब आप खरीद रहे हो, मेक श्योर कि उसमें इस वैरायटी के सवाल हों, सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, इंटीजर टाइप हो, पैराग्राफ हो, मैच दी कॉलम हो। 3 बेसिक कैटेगरी है, वो तो होनी ही होनी चाहिए, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट एंड इंटीजर। उसके अलावा अगर ये भी हो तो बहुत बढ़िया है। ये जिस भी किताब में आपको मिले वो आप खरीद लीजिए, ठीक है। जैसे आरडी शर्मा की 2 वॉल्यूम्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके, वेल एंड गुड। अरियंत की किताब भी आती है सर, एक पर्टिकुलर बुक भी आएगी और अलग अलग सेक्शंस भी आएंगे। सिंगेज की भी सर एक पर्टिकुलर किताब आती है, अलग अलग सेक्शंस भी आते हैं, अलजेब्रा अलग, कैलकुलस अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, वेक्टर 3D अलग। तो हमें अलग अलग खरीदनी है या एक कंबाइन किताब खरीदनी है, तो अभी आप कंबाइन किताब पे ध्यान दीजिए। अभी सिर्फ जो आप खरीदोगे वो कोई बेसिक सी किताब खरीद लीजिए। आपको लगे कि हाँ सर मैं इसके क्वेश्चन कर दे रहा हूं, फिर उस पर आधा आधा कर देना। आधा मतलब फिर अलजेब्रा की अलग खरीद लेना, ट्रिग्नोमेट्री की अलग खरीद लेना, वेक्टर्स की अलग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अलग खरीदते रहिएगा प्लीज। कोई पर्टिकुलर बुक मेरी तरफ से, मैंने सारी ही पढ़ी है, सारी पढ़ी है मतलब सबके सवाल देखे हैं, ऑल आर इक्वली गुड, ऑल आर बेस्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट प्रेफरेंस ऑर्डर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। कौन कौन सी बोली एक बार बता देता हूं जो जर्नल किताबें चल रही है आजकल मार्केट में। आरडी शर्मा, टीएमएच, टाटा मैग्रो हिल की एक किताब आती है, बस ये ध्यान रखना सारे चैप्टर्स हों उसमें, आप पढ़ लोगे उसका प्रीफेस, उसके बारे में जब डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से सवाल हैं। अच्छा एक और चीज होनी चाहिए, ये तो रह ही गई, दैट इज सर सबसे इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है सर ये PYQs का? दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें पिछले सालों के सवाल भी होना चाहिए, ठीक है।
उसमें पिछले सालों के सवाल भी होने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए इस चैप्टर से ये वाले सवाल अब तक आए हैं और मैं इनको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहा हूं। तो ये वाली कैटेगरी भी उनमें होनी चाहिए और ये जनरली सब में होती है। ठीक है, तो आर डी शर्मा, अरिहंत हो गई, टीएमएच हो गई, और भी एमटीजी पब्लिकेशन की आती हैं, सिंगेज की आती हैं, जो आपको अच्छी लगे खरीद लीजिए। ठीक है, और अभी आप इस कैटेगरी में मत जाओ कि जेई एडवांस की खरीदूं कि जेई मेंस की खरीदूं। ठीक है, कुछ लोग इसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, सर आपने हमें सिर्फ जेई मेंस की किताब बताई, क्यों हम जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लायक नहीं है क्या? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, समझ में आया? यू ऑल आर इक्वली कैपेबल। एंड मैं तो बोल रहा हूं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई विश, और ऐसा होगा अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो सबके सब जेई एडवांस तक जाओगे। मतलब सर आईआईटी में हमने 18-20 हजार जो सीट्स है वो हम ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। जी बिल्कुल, पढ़ाई शिद्दत से कीजिएगा, समझ में आया? तो अभी जेई मेंस और एडवांस वाली कैटेगरी या अभी लकीर खींचने की कोशिश मत करो। अभी कोई भी एक बेसिक किताब उठाओ और आप ये देखो कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सर एक कटु सत्य है, देयर इज ए बिटर ट्रूथ। क्या? जो भी लोग ट्रेडमिल घर पे खरीद के लाते हैं ना, उस पे फाइनली नहाने के बाद में टॉवल ही सूखता है, समझ में आया? कोई नहीं दौड़ता उस पे, एक दिन दौड़ता है, 2 दिन दौड़ते हैं, तीसरे दिन सर अच्छा लो भैया तौलिया सुखा दो इस पे। सेम गोज विद दिस बुक्स ऑल्सो। किताब खरीद ली सर, आज आपने बोला, पिताजी को बोला ऑर्डर कर दो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी किताब मंगवा ली, नई किताब आई, उसके पन्ने पलट के देखे, बढ़िया अंदर से खुशबू आ रही थी, वाह, यहां तक ठीक था। बट जैसे ही उसके पन्ने पलट के सवाल चलाने की बात की, अब सर अब हमें ये टास्क डिफिकल्ट लगने लगा, ये कौन करेगा, ये तो हमसे नहीं होगा। हमने वो किताब की बंद रख दी अलमारी पे। फिर किसी दिन हमें अंदर वापस से जागेगा जज्बा, फिर उसको उठाएंगे, उसकी धूल मिट्टी साफ करेंगे, फिर शायद हम किताब खोलें। तो जो भी किताब आप खोल रहे हो या फिर जो भी किताब आप खरीद रहे हो, मेक श्योर आप उसके हर एक सवाल को सॉल्व करने वाले हो। एक किताब ढंग से फॉलो करो, आई कैन गारंटी, ठीक है, कि आपका जेई मेंस और एडवांस में कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और अगर आपको लगता है कि इतना सारा काम मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में कर ले रहा हूं, तो फिर इसके आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, एक कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया सर, दूसरी का उठा लेंगे, नेट पे सभी अवेलेबल है, तब आगे बढ़ेंगे। अभी से ही इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, ये किताब, वो किताब, उसने यूट्यूब पे कुछ और बोला सर, वो वाली किताब भी खरीद ली, हमारे पास 1000 किताबें हैं, पढ़ा हमने एक से भी नहीं। तो ऐसा करोगे तो तुम मेरे से ज्यादा ही समझदार हो शायद कि क्या होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स। प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बोल दिया है, आप चाहो तो यहां पर रुक सकते हो, बट अगर फिर भी आपको किताब 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 ज्यादा हो रही है तो ये प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाई होती हो वो खरीद लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैंने फिर से पर्टिकुलर किसी किताब का नाम नहीं लिया है, ऑल आर गुड। ठीक है, मैं क्लासरूम में जो एग्जाम्पल लेके आता हूं, सभी किताबें अलग अलग, ये वाली से इससे उठा लिया, ये इससे उठा लिया, ये वाला इसका ले आए, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल ले आए, मिक्स करके चल रहा है, समझ में आया? वो जो तुम्हारे में क्यूरियोसिटी होती है ना, अच्छा सर तो वो वाली किताब के सवाल करवाते हैं, हम वो खरीद लेते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें सब सच में दिमाग लगाओ तो सर जिस सवाल किताब के सवाल करवा रहे हैं वो छोड़ दो, क्योंकि उसके तो सवाल मैं करवा ही रहा हूं, दूसरी खरीदो ना। तो मैं तो मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, समझ में आया? तो कोई भी खरीद लीजिए, आपका भला कर देगी वो, प्रोवाइडेड आप उसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, इतना ज्ञान बहुत है, इसके आगे अगर बताऊंगा तो फिर वो सर आप ज्ञान देवता बन जाओगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स। इसके बाद में मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पर्टिकुलर नाम पूछने की कोशिश मत करिएगा, मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं पर्टिकुलर नाम। ऐसा हो कि मेरे पास घर पे ये रखी हुई है, मैं तो यही पढ़ता हूं, तब तो मैं बताऊं, मैं तो सारी ही पढ़ता हूं, सारे सवालों देखे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वही आप भी कीजिए, सारी मत खरीद लेना, कोई भी एक। आई होप दिस मेक सेंस। और इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। मुझे पढ़ाकर और ये सब बातें बताकर बहुत अच्छा लगा। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो रोस्टर फॉर्म मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, रोस्टर फॉर्म के आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अब बोल सकते हैं आप कि अब तक जो प्लेन था वो एयरपोर्ट पे ही खड़ा था, सिर्फ इंजन शुरू हुआ था, अब प्लेन रनवे पे आ चुका है। सीट क्या बोलते हैं उसको, सीट की पेटी बांध लीजिएगा, बिकॉज अब उड़ान भरने वाले हैं, तो ऊपर जाके थोड़ी टर्बुलेंस आएगी, घबराइए नहीं, आई एम हियर। थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।